अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 36। आज के लेक्चर में हमारा प्लान क्या है, पहले हम क्विज़ कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद होम असाइनमेंट की 2 केस स्टडीज थी वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जो हमने आज प्लान किया है। स्ट्रेटजिक ग्रुप्स नहीं, ये BCG मैट्रिक्स हम स्टडी करेंगे, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्विज़ हमारा होगा, प्रीवियस हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया था वो क्या था, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। होम असाइनमेंट किए आपने, कुछ समझ आई आपको केस स्टडीज की, कैसे अटेम्प्ट करना है? ओके, स्टार्ट करते हैं जी। ये पहले हमने क्विज किया हुआ क्लास में कंडक्ट, इसका सिस्टम पता है ना आपको? चलिए, सबसे पहले एक्सप्लोरर पे जाना है आपने, टाइप कीजिए menti.com। कोड है आज का 8 डिजिट कोड 76176534 76176534। 7 क्वेश्चन होंगे, करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलेंगे, क्विक आंसर के पॉइंट्स मिलेंगे। करेक्ट और क्विक दोनों होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम होगा, उसके बाद ऑप्शंस आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होंगी, आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। टॉप 5 टू गेट 50 रुपीज ईच। 50 रुपीज ईच, 100 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 50 ठीक। टॉप 5 ठीक। चलिए जी, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, कोड है जी 76176534 टॉपिक। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which factor does not enhance supplier power? ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर सप्लायर की पावर को इंक्रीज नहीं कर? फ्यू सप्लायर्स, क्या इससे सप्लायर की पावर इंक्रीज होती है? बिल्कुल। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, इससे भी पावर इंक्रीज होती है। लो स्विचिंग कॉस्ट से सप्लायर की पावर इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि कस्टमर आसानी से स्विच कर सकता है दूसरी तरफ। लैक ऑफ गुड सब्स्टिट्यूट, इससे भी सप्लायर की पावर इंक्रीज होती है। आपने क्या बताना था, इसमें से किस फैक्टर में पावर इंक्रीज नहीं होती? तो लो स्विचिंग कॉस्ट में पावर इंक्रीज नहीं होती, इसमें पावर डिक्रीज होती है। पावर बोला है, थ्रेट नहीं बोला। हाँ कोई बात नहीं, आइंदा इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा जी क्वेश्चन 2। What intensifies rivalry between competitors? यानी किस फैक्टर की वजह से राइवल कंपैरिटर्स में राइवलरी ज्यादा होती है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में ज्यादा होगी क्या? नहीं, उसमें तो राइवलरी कम होगी। हर एक को होता है मैं अपनी नेचर की गुड प्रोवाइड कर रहा हूं। स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ में, लो फिक्स कास्ट में भी राइवलरी कम होती है, क्योंकि जब फिक्स कास्ट ज्यादा होती है ना, तब हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी फिक्स कास्ट पूरी हो। इस फिक्स कास्ट को पूरा करने के लिए वो प्राइस कंपटीशन में भी चले जाते हैं। और कस्टमर लॉयल्टी में भी राइवलरी कम होगी ना, क्योंकि जब कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा होती है तो कस्टमर कहीं जाता नहीं है।
ठीक है, कंपनी को पता होता है कि कस्टमर मेरे साथ जुड़ा रहेगा, राइवलरी कम है। राइवलरी जो सबसे ज्यादा होती है वो स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ कम है। अब हर कंपनी को पता है कि एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है इन्हीं को हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो हर कंपनी की कोशिश होगी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ लेके आए। जब ग्रोथ ज्यादा होती है ना तो हर कंपनी को पता होता है कि चले मेरा नंबर कस्टमर बेस बढ़ रही है तो मुझे दूसरी कंपनी के कस्टमर को खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ने से नया कस्टमर आ रहा है, उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। इसमें राइवलरी ज्यादा होगी। राइवलरी ज्यादा होने का मतलब थ्रेट ज्यादा है, हाई है या थ्रेट लो है? थ्रेट हाई या थ्रेट लो? थ्रेट हाई, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा जी थर्ड क्वेश्चन। What reduces the threat of substitute? High price of substitute, थ्रेट कम होगा। सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा है तो लोग उधर नहीं जाएंगे, थ्रेट कम। लो परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की परफॉर्मेंस घटिया है, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जाएंगे, थ्रेट कम। हाई स्विचिंग कॉस्ट, सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑल ऑफ द, यानी ये तीनों ही थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हैं। इनसे, इन तीनों से ही थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होता है। भाई एग्री करते हैं? मैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके केस स्टडी में टेस्ट होंगे। केस स्टडी असल में क्या है? बहुत से फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया गया है। मैनेजरियल की जितने भी केस स्टडी आप ये देखेंगे वो क्या है, बेसिकली बहुत से इंडिविजुअल फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया गया है। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स अगर आपको क्लियर होंगे तभी केस स्टडी आप कर सकेंगे, कंप्लीट केस स्टडी। तो जितने आपके कंसेप्ट इंडिविजुअल वीक होंगे उतना ही केस स्टडी में परफॉर्मेंस आपकी लो होती जाएगी। ये क्लियर जी? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ठीक जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ये रहा जी क्वेश्चन 4। व्हाट रिड्यूसेस कस्टमर बार्गेनिंग पावर? अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट अब जरा गौर से सुन लीजिए। एक मिनट है, परेशान नहीं होना, एक मिनट पहले इसको डिस्कस कर लेना, इसको ठीक कर लेता हूँ इसको। फ्यू कस्टमर, व्हाट रिड्यूसेस कस्टमर बार्गेनिंग पावर? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर किस केस में कम होगी? फ्यू कस्टमर, इसमें बार्गेनिंग पावर हाई होगी। क्लियर? कस्टमर की हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें बार्गेनिंग पावर जो सप्लायर है, जो सेलर है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। हाँ जी, ये डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट नहीं करता, ये फैक्टर डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट नहीं करता। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, इसमें भी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर से ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, ज्यादा होगी लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। ये असल में डायरेक्ट पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का, ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक है, और जो स्मॉल वॉल्यूम परचेजेस है, अगर कस्टमर स्मॉल वॉल्यूम परचेजेस करता है, ये है डायरेक्ट फैक्टर जो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर से रिलेट करता है और उसको रिड्यूस करता है। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी ये डी, फोर्थ ऑप्शन है। भाई एग्री करते हैं? ठीक है, ये बाज़ औक़ात एंटर करने में ऑप्शन गलत ऊंच नीच हो जाती है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। पहले बताइए कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये ठीक है। भी
देखिए हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है ना, तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहली चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये जो हमारा एग्जिस्टिंग राइवलरी बिटवीन फर्म्स का डायरेक्ट पॉइंट है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी उनमें राइवलरी कम होगी, प्रोडक्ट सिमिलर होगी राइवलरी ज्यादा होगी। ये फैक्टर डायरेक्टली रिलेट किससे करता है? एग्जिस्टिंग राइवलरी से। कस्टमर से इनडायरेक्टली रिलेट करता है, लेकिन कस्टमर से भी कैसे रिलेट करता है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा होगी तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट जो दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट। अगर सिमिलर प्रोडक्ट हो तो मूव करना आसान हो जाता है। ये जो डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट फैक्टर जिससे रिलेट करता है ना, वो स्मॉल वॉल्यूम परचेज है। कस्टमर अगर बड़ी परचेजेस कर रहा हो ना, लार्ज वॉल्यूम की, फिर उसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि वो ये थ्रेट कर सकता है कि अगर आप मुझे मेरी मर्जी का डिस्काउंट नहीं देंगे, मैं दूसरी फर्म के पास, दूसरी कंपनी के पास चला जाऊंगा। लेकिन अगर कस्टमर स्मॉल वॉल्यूम परचेजेस कर रहा है, उसकी परचेज की अमाउंट ही स्मॉल है, वो हमें थ्रेट कर ही नहीं सकता, करेगा भी हम उसके थ्रेट में नहीं आएंगे। हम कहेंगे भाई चंद हजार की तुमने हमसे चीजें खरीदनी होती है, इसके लिए तुम हमसे डिस्काउंट मांग रहे हो, हम डिस्काउंट नहीं कर दे सकते। बल्क परचेजेस अगर कोई करेगा ना, वो इस पावर में होता है कि हमसे डिस्काउंट मांगे। ठीक है जी जी। हाँ, अनडिफरेंशिएटेड हो तो पावर ज्यादा होगी, डिफरेंशिएटेड हो तो पावर कम होगी। एग्रीड। आप ये कह रही है कि ये भी होना चाहिए, एग्रीड। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इन दोनों में से ये फैक्टर इससे डायरेक्टली रिलेट करता है, ये इनडायरेक्ट है फैक्टर। ठीक, देखिए एमसीक्यूज में क्या होता है कि जब दो चीजें क्लोजली रिजेंबल करती हो ना, तो हमने इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, और दोनों, चले ठीक, इसको दोनों को करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आइंदा जो क्विज होंगे उनमें ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर दो ऑप्शंस दोनों करेक्ट हुई तो हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसको करेक्ट समझेंगे। क्लियर? अच्छा ये बताएं, कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि नहीं इनका? पहले मैंने कहा हुआ था ये बात, कोई बात नहीं, एक दफा और कह दे, कोई सब्र कर लीजिए, इस क्लास में तो नहीं कहा था ना हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। आगे चलते हैं बस, ठीक है जी, अब आगे चलें। अब ठीक हो गया, अब दोनों उम्मीदवार को जितवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये राजी क्वेश्चन। एक मिनट है, इसको डिस्कस करते हैं। टेलीकॉम कंपनी डोमिनेट्स मार्केट वेयर फ्यू वायबल सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट। पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कम है। एग्रीड। दूसरा फैक्टर उसने क्या बताया? स्विचिंग कॉस्ट आर हाई। ठीक है, फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर स्विच नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट भी कम है और जो सब उनमें स्विचिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर को ये बोल रहा है कि फेवरेबली इंपैक्ट कौन सा है, किस फोर्स का फेवरेबल पॉजिटिव इंपैक्ट है कंपनी के ऊपर? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? ये दोनों इरेलेवेंट है। एग्रीड। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एक मिनट है, इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, इसमें जो स्विचिंग कॉस्ट हाई है ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को इफेक्ट करता है। एग्रीड। क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी ना
नई कंपनी नहीं आ सकी, उसे पता है कि कस्टमर को अपनी तरफ लेके आना मुश्किल है। लेकिन सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के लिए इररेलेवेंट है। एग्रीड। अब देखते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में, अगर सब्स्टिट्यूट में ये दोनों पॉइंट फेवरेबल हुए तो फिर सब्स्टिट्यूट को हम ज्यादा वेटेज देंगे क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट ट्रू हो रहे हैं। एग्रीड। पहली चीज बताइए, फ्यू वायबल सब्स्टिट्यूट, क्या थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम है, कंपनी को फेवरेबली इंपैक्ट कर रहा है? दूसरा, हाई स्विचिंग कास्ट, क्या ये भी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को कम कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ उसने दो फैक्टर बताए हैं, इसमें एक फैक्टर अप्लाई हो रहा है, इसमें दोनों फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं। बीटा में दोनों कैसे? बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये दोनों कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? फ्यू वायबल सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट्स कम है, सब्स्टिट्यूट कम है तो सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर हाई हो जाएगी। नहीं, सब्स्टिट्यूट कम है, सब्स्टिट्यूट सप्लायर कौन है? जो हमें माल सप्लाई कर रहा है, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वो है बारगेनिंग पावर। सप्लायर्स कौन है? जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। यहां पे वो नहीं है जो कि हमारे कंपेटिटर है, हमारे कस्टमर। नहीं, विच फोर्स इज मोस्ट फेवरेबली इंपैक्टेड, कंपनी के लिए किस फोर्स में इंपैक्ट ज्यादा है? पॉजिटिव इंपैक्ट किसका ज्यादा है? भाई ये समझ आ रहा है? कोई कंफ्लिक्ट है तो अभी क्लियर कर लें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिफरेंट है तो अभी डिस्कस कर लें। क्लियर? तो यही ऑप्शन ठीक है। देखिए, अगर सप्लायर है ना तो वो तो हमें सप्लायर, पहले समझ लीजिए सप्लायर है कौन? जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, हम उसके कस्टमर हैं, लेकिन हमारे देखें, हम अभी मार्केट के अंदर 5 फोर्सेस है ना, हम इसमें से किसी फोर्स के अंदर अपने आप को क्लासिफाई नहीं करते, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम अभी इस मार्केट में मौजूद ही नहीं है, हमने इस मार्केट में एंट्री का तो डिसीजन करना है, अपनी पोजीशन समझे। हमने इस मार्केट में एंट्री, हम ना सप्लायर वाली साइड पे हैं ना कस्टमर वाली साइड पे हैं। हम ये देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में अगर हम एंटर होते हैं, हमारे सप्लायर कौन होंगे, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, हमारे सप्लायर के क्या प्लस क्या माइनस हैं, कस्टमर्स के क्या प्लस क्या माइनस है। सप्लायर और कस्टमर को हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते, सप्लायर का कंपैरिजन करेंगे हम अपनी पोजीशन के लिहाज से। अपना पहले सप्लायर के साथ देखेंगे कंपैरिजन, फिर अपना कस्टमर के साथ देखेंगे। समझ रहे हैं? तो यहां पे वो ये जो बता रहा है 2 पॉइंट्स, वायबल सब्स्टिट्यूट, एक बारगेनिंग पावर और सप्लायर का आपका आर्गुमेंट है। सब्स्टिट्यूट अगर एग्जिस्ट करते हों, यानी कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के अलावा दूसरी ऑप्शंस भी हैं, क्या हमारे ये हमें पॉजिटिव इंपैक्ट, ये कम ऑप्शंस हैं, फ्यू वायबल सब्स्टिट्यूट कम ऑप्शंस है, ये हमें सप्लायर की बारगेनिंग पावर को कैसे इफेक्ट कर रहा है? वो तो उस वक्त हो अगर बहुत सी फर्म्स हों इस इंडस्ट्री में तो उसकी बारगेनिंग पावर ज्यादा होगी सप्लायर की, बारगेनिंग पावर सप्लायर की ज्यादा होगी। सप्लायर की अगर फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में ज्यादा हैं, जो सप्लायर है वो जिन लोगों को सप्लाई करता है उनकी तादाद ज्यादा है, वो हमें आसानी से छोड़ सकता है। नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा होंगे, फिर सप्लायर की बोरिंग पावर कम है। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे ये कंसेप्ट, हाँ चले बताएं भाई। शुरू में लिखा है टेलीकॉम कंपनी डोमिनेट अ मार्केट, मतलब टेलीकॉम कंपनी सप्लायर जो मार्केट को डोमिनेट कर, चले एग्रीड। उसके बाद फ्यू वायबल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, मतलब सब्स्टिट्यूट जो है वो कम है और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग जो है ज्यादा है। मतलब उसने पहले फोकस किया है सप्लायर के ऊपर, मतलब टेलीकॉम कंपनी, उसके बाद उसने आगे जो है सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया। उसने बताया सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट भी हाई है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट भी हाई है।
फेवरेबल है कंपनी, पहले तो ये एग्री कर लेते हैं हम, ये दोनों पॉइंट्स कंपनी के लिए फेवरेबल है, एग्जैक्ट। अब हमने सिर्फ कैटेगरी का डिसीजन करना है ना, हमने ये तो नहीं देखना, मैंने आपको बताया था पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में आपने 2 डिसीजन करने होते हैं। नंबर 1 रेलिवेंट फैक्टर किस कैटेगरी का है, नंबर 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, ये हमने एग्री कर लिया है दोनों पॉजिटिव फैक्टर। अब हमने कैटेगरी के बारे में डिसीजन करना है, यही हमारा आर्गुमेंट है ना। तो बताइए ये जो फ्यू सब्स्टिट्यूट है ये किस कैटेगरी में आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट में। हाँ अच्छा, एक फैक्टर एक से ज्यादा कैटेगरीज में आता है, इससे एग्री करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक फैक्टर, हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों फैक्टर किसी कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में दोनों फैक्टर आते हैं वो हमारा आंसर होगा। एग्री, सप्लायर, चलें ठीक है, सप्लायर इसको भी टिक कर ले, इसमें फिल होते हैं, इसको भी टिक कर लेते हैं। भाईजान मुझे आगे नहीं चलने देंगे, एक मिनट है, एक मिनट है। फ्यू सब्स्टिट्यूट है, फ्यू सब्स्टिट्यूट है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का ये इससे रेलिवेंट है। पहले मुझे बताइए आप, एक मिनट है, ठीक है, आप कह रहे हैं सप्लायर से भी रेलिवेंट है सर, क्योंकि उसने शुरू में मेंशन डोमिनेट अ मार्केट, मतलब टेलीकॉम कंपनी सप्लायर है, उसने ये शुरू में बता दिया। टेलीकॉम कंपनी सप्लायर नहीं है, वो हम है जिसका एनालिसिस कर रहे हैं। डोमिनेट अ मार्केट मतलब मार्केट में डोमिनेट कर रही है वो। सर मार्केट में डोमिनेट, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्री के सब्स्टिट्यूट कम है, उस इंडस्ट्री के सब्स्टिट्यूट कम है। एक मिनट है, एक मिनट है, कितने स्टूडेंट्स को, मैं पहले देख लूं कितने स्टूडेंट्स को इस ऑप्शन में इसके करेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम इसके करेक्ट होने में नहीं है। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इसके साथ ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 7-8, ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं। एनालिसिस, भाई मुझे आगे चलने दें, कंसेप्ट लेके चले। अच्छा चले, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको रूल आउट कर देते हैं, इसको चलें, सबको ठीक कर दे। देखिए, असल मकसद है कंसेप्ट क्लियर करना भैया, असल मकसद है कंसेप्ट क्लियर करना। मैं इसके ऊपर मजीद डिबेट नहीं करना चाहता, इन्होंने भाईजान ने मुझे आगे नहीं जाने देना, मुझे आगे चलने दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, ये राजी क्वेश्चन 6। Tech startup procures component from a supplier that also serve as only source of several other major companies. बहुत सी मेजर कंपनीज को ये अकेला ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब व्हाट इंडिकेट सप्लायर्स पावर, सप्लायर की पावर क्या है, हाई बार्गेनिंग पावर। भाई ठीक हो गया, आप मेहरबानी 10 मिनट इस पर भी गुजारने थे। क्वेश्चन 7, चलिए जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके साथ। स्टैग्नेंट इंडस्ट्री है, स्टैग्नेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें लो ग्रोथ हो। सेवरल फर्म्स compete कर रही हैं, प्राइस कंपटीशन ज्यादा है। विच फैक्टर वुड मोस्ट लाइकली लीड टू इंक्रीज्ड राइवलरी, किस फैक्टर की वजह से राइवलरी इंक्रीज होगी। एक मिनट है, एक मिनट है, पहले ये बताइए
लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से राइवलरी इंक्रीज होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इसमें भी ये पॉइंट भी ठीक, आर्गुमेंट तो नहीं है किसी का कोई इसमें? देखिए, चलें आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, नेक्स्ट टाइम के लिए भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, सुन लें। एक मिनट। भाई का आर्गुमेंट उस क्वेश्चन में ठीक था, लास्ट क्वेश्चन में ये आर्गुमेंट करने लगे थे, मैंने इनको रोक दिया। सेकंड पॉइंट, वो आर्गुमेंट भी ठीक था, लेकिन असूल ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी भी एमसीक्यूज फॉर्म में आपको दो ऑप्शन सामने नजर आ रही हैं और दोनों ठीक हैं, तो या ठीक लग रही है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी आइंदा हम उसको ओके किया करेंगे। कंपैरिजन करके दोनों में से आपको लगे जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है या जो मोर पावरफुल है, उस ऑप्शन को हम करेक्ट डिस्कशन चारों पे कर लिया करेंगे, लेकिन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है हमने, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप बताइए फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश, जल्दी से बता दे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और सेकंड पोजीशन किन की है? सेकंड पोजीशन, शाबाश। थर्ड पोजीशन किन की है? शाबाश। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, लीजिए भाई, शाबाश। चले वापस जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। अच्छा, ये होम केस स्टडी आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, और जिस तरह एमसीक्यूज में आपने डिस्कशन किया ना, इसमें भी उसी तरीके से डिस्कशन करनी है। तैयार है? क्योंकि मैनेजमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। स्टार्ट करें। कितने स्टूडेंट ने ये होम असाइनमेंट की है? क्या मतलब? एक मिनट। जिन स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है जरा हाथ उठाइए। ये आधी से ज्यादा क्लास ने होम असाइनमेंट, भाई क्यों नहीं की होम असाइनमेंट? वो खुदा का खौफ कर, 3 दिन थे, 3 दिन। सैटरडे को भी क्लास नहीं हुई थी, संडे वैसे छुट्टी थी, और तुम्हें 2 सवाल नहीं कि भाई नहीं समझ आएगी मैनेजरियल पोर्शन की, और केस स्टडी की समझ नहीं आएगी जब तक करेंगे नहीं। और क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात भाई? केस स्टडी क्यों नहीं की? केस स्टडी की? किधर है केस स्टडी? रिटर्न फॉर्म में किधर है? अब ये कहेगा रिटर्न फॉर्म में नहीं की। अब ये जो कह रहे हैं केस स्टडी मैंने की है, इनसे भी पूछना, ये भी कहेंगे सर ज़बानी कलामी की है। भाई मेरी एक स्टेटमेंट सुन लें, मैनेजरियल पोर्शन की रिटर्न फॉर्म में केस स्टडी नहीं करेंगे ना, मैं बददुआ नहीं दे रहा, अब बता रहा हूं, नहीं करेंगे पास होना मुश्किल है। मैनेजरियल पोर्शन के रिटर्न प्रैक्टिस में केस स्टडी की रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पास होना मुश्किल है। क्या खुद मुझे बताइए, फाइनेंशियल पोर्शन की लिखे बगैर प्रैक्टिस करें, सिर्फ सोल्यूशन देख लें, पास हो जाएंगे? पता चल जाता है कैलकुलेशन कैसे होनी है? वो नहीं होता। उसी तरह यहां पे भी नहीं होगा। रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है, आगे आपकी मर्जी है। अब ये सुन लें, पहली केस स्टडी मैनेजरियल पोर्शन की सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मैनेजरियल पोर्शन की जितने भी थ्योरीज हैं, मॉडल हैं, केस स्टडीज हैं ना, वो सारी की सारी किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करती हैं। हर केस स्टडी, हर मॉडल किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करती हैं। आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता होगी तो आपको पता होगा कि इसे किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है? और केस को सॉल्व करने से पहले आपने अपने आप को उस प्रॉब्लम वाली जगह पे रख के सोचना है, फिर पता चलेगा एनालिसिस कैसे करना है। जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, ये हमें क्या बताता है, किस मसले का हल बताता है, कि क्वेश्चन क्या होता है, इशू क्या होता है जिसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कि किस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। ये डिसीजन हम डिफरेंट फैक्टर्स को सामने रख के करते हैं। एग्रीड? अब जब हमने इसकी पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की केस स्टडी करनी है ना, वो हमें किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसके बारे में?
किसी कंट्री के बारे में नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में नहीं, किसी इंडस्ट्री के बारे में बताएगा, इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। हमने क्या करना है, हमने वो पर्सन बन जाना है जो इंडस्ट्री का एनालिसिस करके डिसाइड करेगा मुझे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट को पढ़िए। पहले रिक्वायरमेंट में कह रहा है परफॉर्म ए पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस ऑफ Urbana's माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री। वैसे तो इंडस्ट्री से भी हमें पता चल जाता है कि ये एनालिसिस इंडस्ट्री लेवल पे है, लेकिन इंडस्ट्री से भी ज्यादा बेहतर लफ्ज कौन सा जिससे पता चला आपको किस टॉपिक की केस स्टडी है? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इसको अंडरलाइन कीजिए, इससे हमें पता चल गया पोर्टर 5 फोर्सेस की इंडस्ट्री है, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का क्वेश्चन है। फिर इंक्लूड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग आर्गुमेंट। इसको समझिए क्या कह रहा है। अब उसने ये तो कहा है कि हर फोर्स का जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है, यानी जो ऐसा वो फैक्टर्स जो हर फोर्स को इफेक्ट कर रहे हो वो बताओ, एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग आर्गुमेंट, और सपोर्टिंग आर्गुमेंट यानी जस्टिफाई भी करवाओ। पहली चीज उसने ये तो बोला है कि फोर्सेस को जो फैक्टर इंपैक्ट कर रहे हैं वो डिस्कस, लेकिन फोर्सेस कौन सी है ये नहीं बताया उसने, नोट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या पहले से पता है कि पोर्टर की 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं। इसका मतलब हमने इस केस स्टडी को पढ़ना है, इसमें कुछ फैक्टर सामने आएंगे, हमने बताना है हर फोर्स में कौन सा फैक्टर उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, यहां पे जहन में रखिएगा, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वही फैक्टर्स बताने हैं जो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रेंथ को वीक कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को नेगेटिव इंपैक्ट है, वो भी फैक्टर बताने हैं। अहम पॉइंट जेन में रखिए। फैक्टर में स्ट्रेंथ से मुराद सिर्फ ये नहीं है जो पॉजिटिव वाले हो, ठीक है। जो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, इससे मुराद वो फैक्टर तो हैं ही हैं जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, वो फैक्टर भी हैं जो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। और दो अल्फाज नोट कीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। स्ट्रेंथ यानी एनालिसिस करते हुए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में दोनों टर्म में से कोई यूज कर सकता है, स्ट्रेंथ या थ्रेट। यानी फैक्टर आएगा, फैक्टर की एक्सप्लेनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ हाई, और ये भी लिख सकते हैं थ्रेट हाई या थ्रेट लो। स्ट्रेंथ हाई, स्ट्रेंथ लो, ये भी एक्सेप्टेबल है। थ्रेट हाई, थ्रेट लो, ये भी एक्सेप्ट, जो आपको इजी लगे उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इसमें अब हमने करना क्या है, उसने हमें पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस करने को कहा है, और आगे ये भी बताया एनालिसिस कैसे करना है। हमने हर फोर्स के स्ट्रेंथ के पॉइंट्स को लिखना है, हर फोर्स के अंदर जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो लिखना है, और आगे बताना है कि ये जस्टिफाई करवाना है, आर्गुमेंट देने हैं कि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने 1 बाय 1 इसको स्टडी करना है। जैसे ही कोई रेलिवेंट फैक्टर आएगा जो किसी भी फोर्स को इफेक्ट कर रहा होगा, रेलिवेंट फैक्टर जो किसी भी फोर्स को इफेक्ट कर रहा होगा, आपने फौरन मुझे कह देना सर रुक जाइए, पहले इसका एनालिसिस कीजिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं द बस्लिंग सिटी ऑफ उर्बाना। ये बस्लिंग सिटी क्या होता है? हाईली पॉपुलेटेड of Urbana, the micro mobility industry is a fierce battleground for major players. Fierce battleground क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? हाई कंपटीशन है। मेजर प्लेयर स्पीडी स्कूट, सिटी राइडर्स एंड गो ग्रीन बाइक। इसका मतलब ये है, इस इंफॉर्मेशन में उसने क्या हमें बताया कि चंद एक प्लेयर्स हैं जिनमें फेयर्स कंपटीशन ज्यादा है। बताइए क्या 5 फोर्सेस मॉडल में रेलिवेंट फैक्टर है? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सोल्यूशन पेज के ऊपर 5 फैक्टर्स लिख देने हैं। पहले एक फैक्टर 4-5 जगह छोड़ के, दूसरा फैक्टर इस 4-5 जगह, तीसरी फोर्स
पांचों फोर्सेस को लिख देना है। क्लियर? अब आपने क्वेश्चन के अंदर से रेलिवेंट फैक्टर पिक करना है और दो काम करने हैं। पहला काम क्या? डिसाइड करना है क्लासिफिकेशन। दूसरा काम क्या? डिसाइड करना है कि इसका इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, थ्रेट हाई या थ्रेट लो। देखिए आपकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, थ्रेट हाई थ्रेट लो ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ लो, वो जस्टिफिकेशन के लिहाज से। ठीक है, इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव ये भी कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन क्वेश्चन के मुताबिक होनी चाहिए। अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं। किसी केस स्टडी में आप सॉल्यूशन देखेंगे, मैंने नोट किया, मैंने अल्फाज स्ट्रेंथ के हिसाब से किए होंगे, किसी में थ्रेट के लिहाज से डिस्कशन की होगी, किसी में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस लिहाज से डिस्कशन की होगी। आपने चीजें दो ही बतानी है, रेलिवेंट क्लासिफिकेशन और दूसरी चीज इंपैक्ट क्या होगा। अब देखें ये क्लासिफिकेशन किसकी है? फर्स्ट बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, कंपैरेटिव। और ये बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो अब आप क्या बताएंगे? इस फैक्टर की वजह से थ्रेट ऑफ राइवलरी क्या है? थ्रेट क्या है? हाई है कि लो है? थ्रेट है। शाबाश। ठीक है, आगे आप उसको जस्टिफाई करवा सकते हैं क्योंकि राइवलरी की वजह से कंपटीशन ज्यादा है, वो प्राइस कंपटीशन में एंगेज हो सकते हैं। दो डिसीजन बड़े, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा इंपैक्ट, हाई लो स्ट्रेंथ वीकनेस। ठीक है, ये पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। अब इसी लाइन के ऊपर आपने सोचना है, न्यू कमर्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद हाई स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। पहले बताइए ये एक फैक्टर है कि दो फैक्टर है? दो फैक्टर। शाबाश, बेहतर। हाँ, कौन कौन से? हाई स्टार्टअप कॉस्ट, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। इकट्ठे करने के अलग अलग करें? अलग अलग करते हैं। पहले स्टार्टअप कॉस्ट, हाई स्टार्टअप का, ये बताइए ये कौन सा रेलिवेंट क्लासिफिकेशन बताइए पहले। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। शाबाश। पॉजिटिव के नेगेटिव? पहले पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ना आसान होता है। जब आप थ्रेट के या फोर्स की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए आप उसको थ्रेट या फोर्स के हिसाब से सोच सकते हैं। इसका इंपैक्ट पॉजिटिव के नेगेटिव। ये अब राइवलरी क्या है? राइवलरी इसकी वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जब स्टार्टअप कास्ट हाई है इसका मतलब क्या है? न्यू एंट्री नहीं हो सकती, न्यू एंट्री नहीं हो सकती। ये हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नई आने वाली के लिए नहीं। हम आप याद रखें इंडिपेंडेंट होके देख रहे हैं। आपने अपने आप को वो कंपनी नहीं लेना कि जो कि अभी एंट्री करने की कोशिश कर रही है। हम इंडिपेंडेंट होके एनालिसिस कर रहे हैं। यानी वो कह रहा है यूं समझ लीजिए आप तो किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद आपने देखना है कि क्या नए एंट्रेंट्स न्यू एंट्री का चांस कम है कि ज्यादा है नई कंपनीज के आने का। तो इसमें नई कंपनी के आने का चांस कम है स्टार्टअप की वजह से। तो हम क्या कहेंगे? ये पहले इसको क्लासीफाई, स्टार्टअप का क्लासीफाई किधर करेंगे? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट पे। दूसरे नंबर पे इसकी थ्रेट हाई है या लो है? लो है, क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स नहीं आ सकते। थ्रेट है, ये थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, थ्रेट लो है। क्लियर? फिर से अगली एग्जांपल, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, ये फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है? पहले क्लासिफिकेशन, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। शाबाश। इसकी वजह से ये थ्रेट इस फैक्टर की वजह से हाई है या लो है? थ्रेट है। थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गवर्नमेंट रेगुलेशन है, थ्रेट लो है। क्यों? गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से नई कंपनी आसानी से मार्केट में नहीं आ सकती, थ्रेट लो है। क्लियर? हमारी कंपनी अगर मार्केट के अंदर मौजूद है तो उसके लिए फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। शाबाश। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 3 फैक्टर हो गए। अब गिनते रहिएगा कितने फैक्टर? 3। अंडरलाइन करते रहे, अंडरलाइन करके 1 2 3 करते रहे। However, customers enjoy a diverse range of micro mobility options
from existing players, making it easy to switch between them. बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल है, इजी स्विचिंग है. अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है. सेम इंडस्ट्री के अंदर ही ऑप्शंस होना ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता. हाँ, ये कंपैरेटर है. तो कंपैरेटर तो हम डिस्कस कर नहीं चुके, ऊपर के बहुत से कंपैरेटर्स. फिर कंपटीशन दोबारा डिस्कस करना चाहिए. दोबारा इसी देखिए, फैक्टर भी सेम है. फैक्टर अब हमें यहां पे स्विचिंग कॉस्ट को डिस्कस करना चाहिए या कि डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शन. अब ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. मुझे तो वैसे दोनों एक ही लग रहे हैं. डिफरेंट ऑप्शंस हैं और स्विचिंग कॉस्ट लो है. मुझे स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल पॉइंट लग रहा है ऑप्शंस के निस्बत. तो स्विचिंग कॉस्ट क्या है? इजी. अब बताइए इजी स्विचिंग कॉस्ट कौन सा पॉइंट? एक मिनट पहले, अब सुनिए, ये फैक्टर क्या एक से ज्यादा फोर्सेस में मौजूद है? हाँ, बिल्कुल है. ठीक है. अब ये आपकी जजमेंट है, इसको कहां पे क्लासिफाई करें. इसमें ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में भी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में भी है. क्योंकि अब जरा सुनिएगा, अब ये डिपेंड करता है आप इसमें किस में क्लासिफाई करते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन उसके लिहाज से होगी. अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में क्लासिफाई करते हैं, आप कहेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई. इसको बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में लिखेंगे और लिखेंगे ये कॉस्ट हाई. क्यों हाई है? कस्टमर इजीली स्विच कर सकता है. और अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में लिखें इसको, तो लिखेंगे लो. वहां पे लिखेंगे लो. क्यों लो लिखेंगे? कस्टमर इजीली स्विच कर सकता है. अब इसको दोनों में से किस में, मैंने शायद किसी एक में ही किया होगा, दोनों में नहीं किया होगा. आपकी अपनी मर्जी है, जजमेंट के मुताबिक उसे किसी दूसरे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ये पॉइंट सब में आ रहा है. अच्छा, लेकिन यहां पे चूंकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, मेरे ख्याल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना चाहिए. क्लियर? स्विचिंग कॉस्ट की वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई या और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो. क्लियर? रेलिवेंट फैक्टर ढूंढ रहे हैं हम और दो डिसीजन कर रहे हैं. रेलिवेंट कौन कौन से दो डिसीजन कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन और इम्पैक्ट. ठीक है. और हर एक लिस्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जहां पे याद रखे पूरे किसी भी सब्जेक्ट में जब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसे जरूर होते हैं जिनमें डिबेट होती है कि ये इधर नहीं इस जगह पे आना चाहिए. कुछ फैक्टर्स क्लियरली क्लासिफाई हो जाते हैं. हमेशा कुछ फैक्टर में जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है. ये दुनिया के हर उस कंसेप्ट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट जिसमें हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है. इवन हमारा एक आएगा कंसेप्ट स्वॉट एनालिसिस, उसमें भी 4 इंफॉर्मेशन इसी तरह की होगी, उसे 4 में से किसी एक फैक्टर में क्लासिफाई करना है. वहां पे भी ये क्लासिफिकेशन का डिफरेंस आएगा. एक क्वेश्चन का पेस्टल एनालिसिस, उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो 6 कैटेगरी में से किसी एक में क्लासिफाई करनी होती है. उसमें भी ये जजमेंटल डिफरेंस आएगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर. तो याद रखे, जहां कहीं क्लासिफिकेशन करनी होती है ना, वहां पे कुछ फैक्टर्स क्लियरली क्लासिफाई हो जाते हैं, कुछ में जजमेंट अप्लाई करनी होती है. और यही वो एरिया है जहां पे मेरी और आपकी डिबेट हुआ करेगी. आज का एक एमसीक्यू इसके एग्जांपल है. ठीक है. तो यहां पे भी कस्टमर में भी कर सकते हैं इसको, सप्लायर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एक्सप्लेनेशन उस लिहाज से चेंज करनी है. अगर कस्टमर में करते हैं तो बार्गेनिंग पावर हाई होगी इजी लो स्विचिंग कॉस्ट में, और अगर सप्लायर में करते हैं बार्गेनिंग पावर लो होगी. जी जाहिर है किसी एक में डिस्कस करना है, दोनों में डिस्कस नहीं करना, दोनों में नहीं करना, नंबर 1 ही मिलेंगे. आगे चलते हैं. टू स्टे अहेड कंपनीज यूज कंपेटिटिव प्राइसिंग, enticing loyalty program and unique features. जी अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये क्या कोई इसमें रेलिवेंट फैक्टर है हमारा? लॉयल्टी प्रोग्राम है, यूनिक फीचर भी है, लेकिन ऊपर तो कह रहा था वो डिफरेंस. ये क्या है? सर वो कह रहे हैं कि डिफरेंस
हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरेटिव प्राइसिंग यानी प्राइस वार कर रही हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम है। कंपैरेटिव प्राइसिंग से तो एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई है, एंटाइसिंग लॉयल्टी प्रोग्राम से नहीं, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो है और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी लो है। किसी एक जगह पे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम भी मल्टीपल प्लेसेस पे है ना। सर ये कह रहे हैं कि कंपनीज कोशिश कर रही है कि इस तरह करें टू स्टे एट कंपनीज कंपटीटिव प्राइसिंग, मतलब यूज कर रही है ना, कर रही है ये प्रैक्टिस, कोशिश नहीं कर रही, कर रही है। कोशिश कर रही है। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इधर भी करूं तो कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कह क्यों नहीं पा रहे? कोशिश कर रही है, किया नहीं है। कोशिश कर रही है, किया नहीं है। टू स्टे हेड कंपनीज यूज कंपैरेटिव प्राइसिंग, यूज कर रही हैं, यूज करती हैं। मकसद उनका यह है कि आगे से आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, और कोई नहीं बोलेगा, यूनिक फीचर्स किस कैटेगरी में आएगा, किस फोर्स से रेलिवेंट है, किस फोर्स को अफेक्ट कर? सप्लायर पावर को सप्लायर, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है ना सप्लायर के, बिल्कुल। और न्यू एंट्रेंट के लिए भी है, ठीक है, न्यू एंट्रेंट के लिए भी। किसी एक एक्सप्लेन कर दे। एज द इंडस्ट्री मैच्योर्स स्पेकुलेशन, मैच्योर्स का, इंडस्ट्री मैच्योर का मतलब क्या है? इंडस्ट्री मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। आपको पता है फेजेस थे, मैच्योरिटी या पीक फेज, स्पेकुलेशन, ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ का लेवल होता है मैच्योरिटी फेज। स्पेकुलेशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन रेज द स्टेक्स इन दिस माइक्रो मोबिलिटी शो डाउन, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मर्जर और एक्विजिशन की खबरें भी आ रही हैं। स्पेकुलेशन है कि मर्जर होंगे, एक्विजिशंस होंगी। जरा बताइए, जब मर्जर और एक्विजिशन, हिंट मैं आपको देता हूं, मर्जर और एक्विजिशन होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स इन द इंडस्ट्री कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? अच्छा, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है एग्जिस्टिंग राइवलरी कम होगी, एग्जिस्टिंग राइवलरी कम, क्योंकि नंबर ऑफ राइवल्स कम हो गए तो राइवलरी भी कम हो जाएगी। जी, उनको सप्लायर्स को कंबाइन करने से आप कह रहे हैं? सप्लायर को कंबाइन नहीं, फर्म्स, इस इंडस्ट्री की फर्म इकट्ठी हो रही है। क्लियर? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये राइवलरी से रिलेट कर रहा है, मेरा ये ख्याल है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कस्टमर की बारगेनिंग पावर लो होगी। क्यों लो होगी? यहाँ बारगेनिंग पावर कस्टमर क्यों लो होगी? क्योंकि उसके सप्लायर्स, जो उस कस्टमर है, अब उनके सप्लायर्स कम हो गए, वो जिन लोगों से खरीद सकते हैं उनकी तादाद कम हो गई, अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो किसी दूसरे के पास स्विच नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये देखिए, सोचने की बात है, हर फैक्टर आप सोचना है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका मजीद क्लियर होगा। आगे चलते हैं। द थ्राइविंग माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर owes its success in Urbana to its convenience for short distance commutes। commutes क्या होता है? रास्ता, सफर, जो रूटीन का, जो रोज का सफर करना होता है, वो जैसे आप अगर घर से यहाँ पे आते हैं रोज और वापस आते हैं, ये कम्यूट, ऑफिस आना जाना रोज का कम्यूट, ठीक है। कह रहा है कि थ्राइविंग माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर ऑफ इट्स सक्सेस इन Urbana to शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स जो है वो इन माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर में आसान है। यही जैसे ये इनड्राइव सेक्टर की बात कर रहा है, अंदाजा हो ही गया होगा आपको, ये जो है स्कूटर्स वगैरह भी, बिल्कुल। Established players compete through innovation in technology, pricing, coverage area and fleet quality। जी, ये कोई रेलिवेंट फैक्टर बन रहा है हमारा? इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी है, प्राइसिंग है, कवरेज एरिया एंड फ्लीट क्वालिटी। क्या ये हमारा कोई रेलिवेंट फैक्टर किसी फोर्स को अफेक्ट कर रहा है? कंपीट कर रहे हैं तो ये राइवलरी को इंडिकेट कर रहा है।
और साथ ही साथ ये एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी। ये मुझे राइवलरी में ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसको क्लासीफाई करना। देयर आर न्यूमरस सप्लायर्स प्राइमरीली स्मॉल टू मीडियम साइज फ्रॉम ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, न्यूमरस सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कम हो जाएगी, बहुत से सप्लायर्स हैं। प्राइमरीली स्मॉल टू मीडियम साइज ऑफर इनोवेटिव, ये एक ही फैक्टर आ जाएगा, एक लाइन में एक ही फैक्टर है। और बानास वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेडिकेटेड बाइक लेन्स एंड कन्वीनियंट पार्किंग नर्चर्स ए कल्चर ऑफ एम्ब्रेसिंग माइक्रो मोबिलिटी फॉर शॉर्ट कम्यूट्स। ये बताइए, ये टेस्ट फैक्टर है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको जरा पढ़ के मुझे बताइए, फैक्टर कौन सा है रेलिवेंट? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए आने वालों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कंट्री का। रुबानास वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंडस्ट्री का रोड स्ट्रक्चर अच्छा है, डेडिकेटेड बाइक लेन्स हैं जिनमें आसानी से आप बाइक चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कन्वीनियंट पार्किंग, पार्किंग भी बहुत अच्छी है। ये सारे का सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की निशानी है कि इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना आसान है। ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को रेलिवेंट है, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि इन चीजों को देख के लोग कहेंगे इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना आसान है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई है। वहाँ पे आपने यूनिक फीचर वाली जगह पे कहा था कि थ्रेट ऑफ जो बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सप्लायर की तादाद बहुत ज्यादा है, मतलब न्यूमरस सप्लायर्स है, कम नहीं है सप्लायर, टू सप्लायर, तो फिर इसका इफेक्ट तो ऊपर ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ के सॉल्व करने। अच्छा सुन लें, उन्होंने कहा सर क्वेश्चन को हम साथ साथ, पहला सवाल मैं तरतीब से पूछता हूँ, जैसे जैसे फैक्टर सामने आए वैसे वैसे सॉल्व करते जाएं कि पहला सारा रीड करके फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें फिर सॉल्व करें। मेरा मशवरा यह है जैसे जैसे फैक्टर्स आए उसको अंडरलाइन करते रहें, लेकिन लिखना सॉल्व करना बेहतर है एंड में करें। साथ साथ करना चाहे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में करें, मशवरा यह। दूसरी चीज उन्होंने कहा सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स हों, कुछ फोर्सेस में स्ट्रेंथ हाई हो, कुछ कुछ फैक्टर की वजह से स्ट्रेंथ हाई हो और कुछ फैक्टर की वजह से स्ट्रेंथ लो हो, क्या ये पॉसिबल है? एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही फोर्स के कुछ फैक्टर्स स्ट्रेंथ हाई कर रहे हो, कुछ लो कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। इस सिचुएशन में आपने सबको लिखना है, जिसके हाई हो रहे हैं उसे हाई लिखेंगे, जिसका लो हो रहा है उसे लो लिखेंगे। नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट तो इसका ये होगा कि कोई जैसे रेलवे लाइन, जैसे एरोप्लेन्स, जैसे प्राइवेट कार्स, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नहीं अभी यहां तक तो कुछ नहीं आया, मैं यहां तक लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये तो डेडिकेटेड बाइक लेन्स है ना, ये अभी वो अगर आगे हमें बताएगा अल्टरनेट जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है मीनवाइल एन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैटर्स सीमलेसली टू लॉन्गर जर्नीज प्रोवाइडिंग ए कम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन फॉर रेजिडेंट्स। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, अब ये इसका क्या है? अब ये क्या एग्जिस्टिंग राइवलरी है या थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। पहले तो ये मेरे ख्याल ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा ये इससे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है या लो है? अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, ये हाई है, लेकिन एक चीज और नोट करें जिसकी वजह से हमने इसको हाई की बजाय मॉडरेट कर दिया। था ये हाई, अगर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता है था ये हाई, एक लफ्ज इसमें ऐसा है जिसकी वजह लॉन्गर जर्नीज, कि ये लोग इसको यूज जरूर करते हैं लेकिन शॉर्ट कम्यूट्स में नहीं, लॉन्गर जर्नी में। तो ये सब्स्टिट्यूट है लेकिन इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है।
जैसे रेलगाड़ी, रेलवे को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घर से कॉलेज आने के लिए या कॉलेज से घर जाने के लिए रेलवे को, एरोप्लेन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन हो, जैसे लाहौर से कराची जाना है आपने, हाँ, फिर वो हो सकता है सब्स्टिट्यूट उसका। तो इसीलिए हमने इसको हाई नहीं बोला, मॉडरेट बोला। ये समझ आ रही? फिर इसके बाद रेस फॉर द अल्टीमेट विनर इन दिस डायनामिक माइक्रो मोबिलिटी मार्केट रिमेन्स अनसर्टन, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंट्रिगिंग मार्केट टू ऑब्जर्व। ये जनरल बात कर रहा है, एंड में ये भी कंपटीशन की तरफ इशारा कर रहा है। इन शॉर्ट, हमने इस केस स्टडी में क्या सीखा कि डिफरेंट फैक्टर्स हमें कंटिन्यूस केस स्टडी में देगा। हमने वन बाय वन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 1 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 2 उनको क्लासिफाई करना है, स्टेप नंबर 3 उन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, थ्रेट हाई है कि लो, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर से बताइए, और ये अप्रोच तकरीबन हर केस स्टडी में आपने फॉलो करनी होगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ ले। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में क्या करना है? नंबर 1 रेलिवेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, नंबर 2 क्लासिफाई करना है, नंबर 3 एक्सप्लेन करना है पॉजिटिव नेगेटिव, थ्रेट हाई के लो। इसमें कुछ जगहों पे आपकी जो क्लासिफिकेशन है, ये जजमेंटल डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन के साथ और आपके साथ अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर तो वो दोनों जगह पे रेलिवेंट फैक्टर है तो दोनों ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आती, आपको लगता है कि कोई ये गलत, तो आपने डिस्कस कर लेना। लेकिन अगर पढ़ के समझ आ जाए कि ठीक है ये इस जगह पे भी आता था, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का भी कंसेप्ट था, कस्टमर का भी था, तो फिर कोई इशू नहीं। क्लियर? तो अभी इस केस स्टडी को पढ़ के हमने क्या सीखा है? पोर्टर 5 फोर्स मॉडल केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के क्या करना है? 3 काम। कौन कौन से? फैक्टर आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, एक्सप्लेन करना। आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, एक्सप्लेन करना। किस में जजमेंटल डिफरेंस आएगा? क्लासिफाई करने में। कुछ फैक्टर्स में जजमेंटल डिफरेंस आ सकता है। क्लियर जी? नहीं, अगर एक फैक्टर 2 फोर्सेस में आ रहा है तो आपने किसी एक जो मोस्ट रेलिवेंट हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। दूसरे में लिखने के वो भी ठीक होगा, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दोनों लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा है, वो आपको सबके मार्क्स नहीं देगा। क्लियर जी? चलिए अब आइए इसी अप्रोच को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं एक नए क्वेश्चन में। नहीं 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 नहीं, अभी 15 मिनट हैं। दस मिनट दे दें मैं। अच्छा एक मिनट, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि आगे डिस्कशन कंटिन्यू इस क्वेश्चन नहीं करें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि बस? अच्छा, आपकी क्लास कब है नेक्स्ट? कितने स्टूडेंट्स की 3:50 पे क्लास है? चलिए ऐसा करते हैं, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं, इसका लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, चलेगा? तो क्या मतलब? और यूट्यूब पे अगर पुराने बहुत ज्यादा पेंडिंग है, अब नए भी पेंडिंग कर दे। वैसे अगर जो जाना चाहें वो चले जाएं, ये केस स्टडी है, ये बाद में भी आप इसको ले सकते हैं। अगर वीकेंड में भी आप इसको अटेंड कर ले तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ लेक्चर बिल्कुल, मैं इसको कटवा के उसका कट डाउन करके तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए रिक्वायरमेंट, परफॉर्म पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस ऑफ रिजॉर्ट इंडस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्रीज ने बदल दी, इंडस्ट्री से भी पता चल गया इंडस्ट्री लेवल का एनालिसिस कराना चाह रहा है, लेकिन असल में पता किससे पता चला? पोर्टर 5 फोर्स मॉडल से। इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ कंट्री इंक्लूड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स एंड आर्गुमेंट सपोर्टिंग योर एनालिसिस। रिक्वायरमेंट देखिए तकरीबन वैसी ही है जैसे उसने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी। क्लियरली बताया पोर्टर 5 फोर्स मॉडल अप्लाई करें, बताया कि मुझे इसमें स्ट्रेंथ बताए, ईच फोर्स की बताए कि उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ से मुराद ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट वाले बताने हैं, जो किसी भी स्ट्रेंथ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वो भी बताने हैं।
और आगे एक्सप्लेनेशन। जी थ्रेट हाई होगा तो वो इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, थ्रेट किसी वजह से अगर लो है तो इसका मतलब है इम्पैक्ट पॉजिटिव। हमने दोनों ही बताने हैं। कह रहे हॉलिडे रिजॉर्ट HR इज कंसीडरिंग ओपनिंग न्यू रिजॉर्ट इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। कंसीडरिंग ओपनिंग यानी वो एनालिसिस कर रहे हैं। दिस विल बी HR's फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज एंड मैनेजमेंट हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट। ये उनके इस एरिया में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अब ये उसने बॉक्स के अंदर हमें इंफॉर्मेशन बताई है सारी। क्या करना क्या है, उसी तरीके से 3 काम, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, एक्सप्लेन। The northern areas are gaining popularity among tourists and there are many large local and multinational companies operating resorts which are mostly of similar size. Gaining popularity क्या कोई रेलिवेंट फैक्टर है? ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्या, कौन सा थ्रेट है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। शाबाश, इसको आप आइडेंटिफाई किया, आपने क्लासिफाई किया न्यू एंट्रेंट में, और इसकी वजह से क्या कह दिया, थ्रेट क्या है? हाई है। एग्रीड? आगे चलते हैं। मैनी लार्ज लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, मैनी लार्ज लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग रिजॉर्ट्स विच आर मोस्टली ऑफ सिमिलर साइज। देखिए अच्छा मुझे ये बताइए, जब सिमिलर साइज की कंपनीज हो तब कंपटीशन ज्यादा होता है उनमें कि जब एक लार्ज और एक स्मॉल हो? सिमिलर साइज में एक ताकतवर में और एक कमजोर में तो लड़ाई होती नहीं है। लड़ाई कब होती है? जब बराबरी में। तो यहां पे ये फैक्टर, 2 फैक्टर है। नंबर 1 मैनी कंपनीज ऑपरेटिंग और सिमिलर साइज। मैं इन दोनों को मर्ज करने लगा हूं। आपको कोई इतराज तो नहीं है? क्योंकि क्लासिफिकेशन सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है, इंपैक्ट भी सेम है। तो इसकी वजह से ये, अब ये किससे रेलिवेंट है फैक्टर? मैनी कंपनीज सेम साइज, किससे? एग्जिस्टिंग राइवलरी बिटवीन कंपनीज। और इंपैक्ट क्या होगा इसका? थ्रेट, ये जो है एग्जिस्ट, ये राइवलरी हाई होगी कि लो होगी? इस फैक्टर हाई होगी। क्लियर जी? ये गिनते जाएगा, 2 फैक्टर हो गए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कम, बहुत ज्यादा है ना? हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ने, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, हाँ कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी क्योंकि वो आसानी से स्विच कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको देखिए एक फैक्टर में क्लासिफाई कर दे तो, फैक्टर एक है ना, एक में कर दे तो एनालिसिस करने के लिए आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा है कि एक में क्लासिफाई करें, एक फैक्टर को एक से ज्यादा जगहों पे ना लिखा जाए, डुप्लीकेशन हो। Services being offered by these resorts are also identical in terms of luxurious bedrooms and lavish dining halls decorated with beautiful furniture and fixtures. Identical, इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? Identical. Undifferentiated product. अब बताइए इसको कहाँ क्लासिफाई करें? ये राइवलरी में भी, एग्जिस्टिंग राइवलरी में भी आ सकता है, राइवलरी हाई है, और ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में भी आ सकता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या होगी? हाई होगी। बताइए किधर करें? मुझे भी लग रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कितने फैक्टर हो गए? 4, 3 हो गए। आगे चल, द सप्लाईज नीड ऑफ दीज रिजॉर्ट्स आर जनरली आउटसोर्स टू होटल सप्लाई कंपनी। कह रहा है जो इसमें सामान चाहिए होता है रिजॉर्ट्स वगैरह में, वे साबुन, तौलिया, जूते, खाने पीने की चीजें वगैरह वगैरह वगैरह, कह रहा है सप्लाईज नीड्स ऑफ दीज रिजॉर्ट्स आर जनरली आउटसोर्स टू होटल सप्लाई कंपनी। ऐसी कंपनीज को से सामान लिया जाता है जो होटल्स को माल सप्लाई कर रही है, विच आर लार्ज इन नंबर एंड कंपीटिंग टू गेन न्यू क्लाइंट्स। यानी ये किन की बात कर रहा है? सप्लायर्स की बात कर रहा है। सप्लायर्स की तादाद ज्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज कंपैरेटिवली हाई इन नॉर्दर्न एरियाज and all resorts are required to be registered with local administration which grants a license to operate
सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें दो या तीन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लैंड हाई है, और एक है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पे दी जाती हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो हो जाएगा। एक रीजन आ गई कॉस्ट ऑफ लैंड, दूसरी रीजन क्या गए, ये लोकल लॉ, ये रेगुलेशन, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर? ये दो अलग अलग फैक्टर लिखे या एक कंबाइन कर दे, लैंड वाला और लाइसेंस वाला अलग अलग लिखना चाहिए, लैंड की नेचर अलग, लाइसेंस, ठीक है। आगे, सम टूर ऑपरेटर्स आर आल्सो ऑफरिंग कैंपिंग फैसिलिटी। अच्छा, ये कैंपिंग फैसिलिटी क्या होती है? एक तो है रिजॉर्ट, रिजॉर्ट था होटल वगैरह में स्टे करना, कैंप लगा। अच्छा, ये जो कैंप लगा के उधर बैठेंगे तो वो हमारे होटल में आके स्टे नहीं करेंगे, वो उधर ही। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी होटल कंपनी है इसके साथ जो दूसरी होटल कंपनीज है वो है राइवलरी, और इस होटल रिजॉर्ट कंपनी के साथ जो कैंपिंग फैसिलिटी है वो राइवलरी नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट है। तो कैंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। लेकिन मैं अभी ठहर जाए, अभी सेंटेंस आगे चल रहा है, मैं देख लूं कहीं ऐसा ना जैसे पिछली दफा हुआ था ना, वो हाई करके मॉडरेट करना पड़ गया था हमें कि लॉन्ग रोड्स थे जरूर, वहाँ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी लेकिन वो लॉन्ग रोड्स के लिए थी, तो हमने कहा था सब्स्टिट्यूट है लेकिन मॉडरेट। मैं देख लूं यहीं पे भी सब्स्टिट्यूट मॉडरेट ना हो जाए कहीं, अभी तक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। आगे क्या कह रहा है, however local administration has restricted the camping to only few designated locations, that too is only allowed during night। देखा वही थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है जरूर लेकिन अब मॉडरेट हो गया। फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने, कैंपिंग, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई सही कर लिया, फिर वह एक्सप्लेन ठीक कर लिया, हाई के लो, ये तीन काम ही करना है पोर्टर 5। और ये अगर अप्रोच डेवलप होगी ना, यकीन कीजिए बाकी की केस स्टडी भी तकरीबन इसी स्टाइल पे चलेंगी। लेकिन ये स्टाइल सीखते सीखते अभी कुछ हमें मजीद 5 से 10 केस स्टडी करेंगे तो फिर ये समझ में आएगा, अभी तो दूसरी केस स्टडी है हमारी। फिर आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग समर एंड हॉलीडेज these resorts are booked in advance, however on other days these resorts strive hard to gain customer and offer special packages to attract। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राइवलरी कब ज्यादा होगी, जब कस्टमर ज्यादा होते हैं या जब कस्टमर कम होते हैं? कम होते हैं, ये चीज। तो राइवलरी उन दिनों में नहीं है जब बैठे बैठाए बुकिंग हो जाती है सबके, उन्हें राइवलरी की जरूरत ही नहीं है। राइवलरी की जरूरत कब है, जब कस्टमर्स कम होंगे। यानी इसमें हम कहेंगे एग्जिस्टिंग राइवलरी लो ऑन अदर डेज बट हाई ऑन समर एंड हॉलीडेज। एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई है समर, एक मिनट हरे, एक मिनट, ओके, समर में और हॉलीडेज में बुकिंग पूरी हो जाती है ना, तो राइवलरी इज लो ड्यूरिंग समर एंड हॉलीडेज बट हाई ड्यूरिंग अदर डेज। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर नहीं लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, इसको स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर की तरफ एक, हाँ, राइवलरी में ज्यादा सूटेबल रहेगा, राइवलरी में ज्यादा सूटेबल रहेगा। क्लियर? कुछ अंदाजा हुआ पोर्टर 5 मॉडल कैसे अप्लाई करना है आपने? चलिए फिर आज कल फिर क्विज नहीं आपका होगा क्योंकि हमने नया कंसेप्ट नहीं स्टडी किया। कल हम नया कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर परसों क्विज रखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।